बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फ़हीम है और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम चार टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह ये टॉपिक्स जब हम डिस्कस करेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो इस तरह के चार एरर्स आपके पास आएंगे तो आप उसको खुद ही सॉल्व कर सकेंगे। फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा रीड करते हैं, थोड़ा थ्योरी इसकी पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल भी इसका करेंगे। इसमें फ्रेंड्स जो है सबसे पहले जो है व्हाट इज स्ट्राइव एरर इन सेल टैक्स रिटर्न एंड हाउ टू सॉल्व इट। यानी जो जब हम नए पोर्टल में सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या उसको ओपन करते हैं तो वहाँ पे हमें इस तरह का एक एरर आता है। ठीक है, तो उस एरर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो होता क्या है और उसको हम सॉल्व करेंगे कि ये क्यों होता है। ठीक है, दूसरा और ये भी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ करेंगे। इसके बाद है सेकंड नंबर पे जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू अपडेट योर ई फॉर्म ऑफ IRS वाइल फाइल इनकम टैक्स रिटर्न एंड सेल टैक्स रिटर्न। यानी जब भी हम IRS पे कोई इनकम टैक्स या सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसका जो ई फॉर्म है, जो हमारे पास यूज़र इंटरफेस है, उसको हम कैसे अपडेट करेंगे। मतलब उसमें जब डेटा हम डालते हैं तो उसको हम कैसे अपडेट करेंगे, या हमने डिलीट करना है या हमने इसमें ऐड करना है। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है हाउ टू क्लोज योर कैरी फॉरवर्ड इफ़ यू वांट टू फाइल योर रिटर्न एज नील इन फ्यूचर। अगर अब इसमें भी दो और वो है टॉपिक्स है, या तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपका कैरी फॉरवर्ड है उसी को आप आगे लेते जाएं, लेकिन आप क्या करें, आपके पास कोई और सेल एंड परचेज नहीं है। जो आपका सेल टैक्स रिटर्न है तो उसमें सेल एंड परचेज नहीं है और आप उसी को जो आपके पास कैरी फॉरवर्ड है उसी को आगे लेके जाएं, तो उसको हम कैसे करेंगे। या अगर आप आपका जो कैरी फॉरवर्ड है उसको आप जीरो कर दें और आप आगे फ्यूचर में नील रिटर्न जमा कराना चाहते हैं, मतलब सिंपल सा जो नील रिटर्न है, फॉर्म 26(1) नहीं। ठीक है, इसके बाद है हाउ टू लोड योर कैरी फॉरवर्ड्स ऑफ कमर्शियल इंपोर्टर्स। यानी जो आपके जो कमर्शियल इंपोर्टर है उसकी कैरी फॉरवर्ड को आप कैसे लोड करेंगे। ठीक है, उस पे भी हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह तफसील से। तो ये चारों टॉपिक्स जो है इसको हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो IRS है ये हमने खोल दिया है। अब इसके बाद हम क्या कहते हैं, इसके डिक्लेरेशन में जाके 26(1) को फाइल करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, हम इसमें पीरियड सेलेक्ट करते हैं, 2022 है, दिसंबर का कर रहे हैं। ये देखिए प्रीवियस मंथ रिटर्न इज स्ट्रैव नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये क्यों एरर दे रहा है, ये इसलिए एरर दे रहा है कि जब हम अगर हम ये पुराना उसका जो रिटर्न है उसमें चले जाएं और हम देखें तो इसका ये रिटर्न प्रॉपर सबमिट नहीं हुआ है। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, यहाँ पे है, तो ये सबमिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो यहाँ पे एक एरर दे रहा है कि शॉर्ट पेमेंट नॉट अलाउड, प्लीज पे द ड्यू अमाउंट ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूज बिफोर सबमिशन ऑफ रिटर्न। ये किसी और ने किया है तो उसके पास ये एरर आ रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि काइंडली आप इसका जो है ये सॉल्व कर दें। इसने किया क्या है कि इन्होंने गलती से यहाँ पे जो सर्विसेज थी उन्होंने ये उसमें टैक्स डाल दिया। उसका जो टैक्स आ रहा था गुड्स पे तो वो 25,000 था और उसकी सर्विसेज का भी 25 आ रहा था। ठीक है, तो ये टोटल बन गया 50। उसका आ तो रहा था 25,000, लेकिन उन्होंने गलती से यहाँ पे ये उसमें सर्विसेज का भी डाल दी, तो ये टोटल अगर करके हम इसको प्लस करते हैं ये 50,000 और 476 आ रहा है टोटल पेमेंट जो है। अगर वो यहाँ पे जीरो लिखता या वो जीरो होता तो यहाँ पे उसका क्या आता, 25,000, और उन्होंने जो जमा किया है वो जमा किए 25,000 का। यहाँ अगर हम देखें तो उन्होंने क्या जमा किया है, बैलेंस 25,000 का उन्होंने अमाउंट पे किया है और उसका बैलेंस भी 25,000 आ रहा है। ठीक है, तो ये एरर है, तो ये उनसे गलती हुई। अब वो इसको क्लियर करेगा। अब तो इसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ से ये जो शॉर्ट पेमेंट का एरर दे रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और वो फिर जाएगा यहाँ पे, तो वो जब डेट देगा और मंथ सेलेक्ट करेगा फिर इसके बाद इसका ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था इसको हमने सॉल्व किया, ये प्रॉब्लम है। दूसरे नंबर पे ये जो ई फॉर्म है उसको हम कैसे अपडेट करेंगे, ये भी बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जांपल
अगर हम क्या करें, किसी और रिटर्न में चले जाते हैं, क्योंकि ये तो हो नहीं रहा है। इसका जो प्रॉपर हमारे पास सोल्यूशन है वो यही है कि जिस वक्त हम रिटर्न को ओपन करें और हम उसमें कोई सेल या परचेजेस को लोड करें, तो वो क्या होता है, वो प्रॉपरली इसमें लोड नहीं होता। ठीक है, अभी ये आ जाएगा तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये क्यों नहीं होता है। अब ये देखिए, ये हमारे पास जो है आ गए हैं, हमने किसी और के उसको ओपन किए हुए रिटर्न को, तो हम उसका जो फॉर्म 26(1) है उसको ओपन करते हैं, देखते हैं, और इसी पे हम बाकी जो 3 एग्जांपल्स हैं, ये तीनों एग्जांपल है वो इसी पे ही हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये तो हमारे पास रिटर्न ओपन हो गए हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कोई सेल की है, या फिर हम इसमें सेल डालते हैं, तो सेल डालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे, चलो इसमें मैंने ऑलरेडी उसमें ओपन किया हुआ है, तो हम इसको क्या करते हैं, दोबारा ओपन करते हैं और उसको देखते हैं। ये एनएक्सआरसी में हमारे पास कुछ सेल्स हैं जो मैंने वैसे एज ए एग्जांपल उसमें ऐड की हुई है, रियल में है तो नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको अनसबमिट करते हैं, फिर इसको हम डीलिंक करते हैं। अब देखिए, अगर हम वापस चले जाएं और हम देखें हमारे एनएक्सआरसी में, ठीक है, जो हमारे सेल टैक्स हैं एनएक्सआरसी में, ये देखिए सेल टैक्स डेबिट है, उसमें हम देख ले तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। ठीक है, हालांकि हमने तो वहां से डिलीट भी किया है, लेकिन होना तो ये चाहिए कि वो यहाँ से भी चला जाए, तो ये अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, ये अपडेट नहीं हुआ है, ये जो हमारा ई फॉर्म है ना, ये हमारा अपडेट नहीं हुआ है। हम इसको अपडेट कैसे करेंगे, आप ये बार बार मैं वीडियो में ये कहता रहा हूँ कि आपने इसको कैलकुलेट करना है। बेशक आप मेरी प्रीवियस जो इससे पहले की वीडियोस देख लें, जो हम मैंने इनकम टैक्स पे बनाई है, या विद होल्डिंग कोई स्टेटमेंट मैंने इसकी फाइल की है, तो उसमें भी आप देख लें, मैं बार बार इसी को एक बार नहीं 2 बार करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं एक बार क्लिक करते हैं, तो एक बार से भी जरूरी नहीं कि आपका हो जाए, ये तो अब हो गया, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका हो जाए। आपने फिर क्या करना है, दोबारा क्लिक करें, बल्कि मेरी आदत है मैं 3-4 दफा ऐसे करता हूँ, फिर ये आपका अपडेट हो जाएगी। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, उसको दोबारा लेके आता हूँ। ठीक है, दोबारा इसको मैं क्या करता हूँ, लिंक करता हूँ इसके साथ, एनएक्सएससी को डेटा के साथ, तो इसमें हम देखते हैं कि वो फिर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए, मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो ये लिंक हो गया। अब मैं दोबारा जाता हूँ वहाँ पे सेल टैक्स डेबिट में, तो वहाँ पे अब भी नहीं आया होगा, लेकिन जब तक हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास आ गए सेल टैक्स डेबिट, तो ये नहीं है। अब मैं दोबारा इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा। मतलब ये कि आपने इसको लाजमी अपडेट करना है। तो ये आ गया आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर विद एग्जांपल। अब हमने क्या करना है कि हाउ टू क्लोज योर कैरी फॉरवर्ड इफ यू वांट टू फाइल योर रिटर्न एज नील इन फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर में नील रिटर्न जमा कराते हैं, चलो हम क्या करते हैं कि जो आपका एनएक्सआरसी है इसको हम डिलीट करते हैं, क्योंकि आपने कोई सेल ही नहीं की है, लेकिन आपका कैरी फॉरवर्ड आ रहा है, तो हम इसको कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने जो ये वाला पोर्टल खोला है और जिसका भी खोला है, वो इस वजह से क्योंकि इसमें बहुत सारी आपकी एग्जांपल्स कवर हो जाएंगी जो हम आज इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेरे व्यूवर्स हैं, उन्होंने कमेंट्स भी किया था, तो मैंने सोचा उसका भी उसमें ये कवर कर दूं, ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गया, हम इसको क्या करते हैं, अनसबमिट करते हैं। और ये भी याद रखें कि ये सिर्फ अनसबमिट से नहीं होगा, इसको आप अनसबमिट में करेंगे तब भी ये यहाँ पे होगा, आपने इसको डील लिंक भी करना है। ठीक है, क्योंकि ये लिंक हो गया वहाँ सेल टैक्स डेबिट के साथ। अब हम जाते हैं उधर डेटा में इसको फिर कैलकुलेट करते हैं, ये अपडेट हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ये जब अपडेट हो जाएगा, इसके बाद हम वो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसको हम आंसर करेंगे।
ठीक है। ये जो कैरी फॉरवर्ड है इसको हम कैसे क्लोज करेंगे अगर हमने आगे नील रिटर्न जमा करानी। ये देखिए ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो कैरी फॉरवर्ड है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखें, ये तो हमारे पास आ रहा है। इसमें जो वो कह रहा है कि आपका जो कह रहे टू बी फॉरवर्ड, यानी ये उन्होंने टोटल ये काउंट किया। ठीक है, और एडमिसिबल का भी आ रहा है, इसमें एक्सेस एडजस्टमेंट भी है, ये आ रहा है। ये जो है ये अनएडजस्टेड है फॉर द पर्पज ऑफ रिफंड। यानी अगर आप इसको रिफंड करना चाहते हैं तो आप इसको रिफंड कर सकते हैं। रिफंड का भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, यानी आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो आप क्या करें, यहाँ पे ये वाला अमाउंट लिख लें। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले इसका वो जो पहले क्वेश्चन है उसी को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो कमर्शियल इंपोर्टर है वो भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है, यानी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब हम क्या है कि हमारे पास इसको अगर हम देखें तो हमारा जो एकमुलेटेड क्रेडिट है ये हमारा 22,14,011 रुपये आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने इस मंथ की जो हमने इंपोर्ट इससे पहले जो हमने इंपोर्ट की थी वो भी इसमें आ रहा है, इसका टोटल वैल्यू भी है, और इसका जो सेल टैक्स है 17% वो भी है, और इस 17% में इसका वो भी इंक्लूडेड है। वो तो आपको पता होगा कि इसमें 3% जो फर्दर टैक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको हम कह सकते हैं वेट वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो भी ऐड हुआ होता है। ठीक है, और हमारा जो प्रीवियस कैरी फॉरवर्ड आ रहा है वो हमारा 9,58,000 का आ रहा है। तो 9,58,000 प्लस 12,55,000, तो टोटल 22,14,000 आ रहा है। ये देखिए ये हमारे पास जो जीडीज है वो आ गई है। ये 71 लाख की ये वैल्यूज हैं, 2 लाख की है, तो ये इस पे जो टोटल टैक्स बन रहा है वो हमारे पास आ रहा है सेल टैक्स 12 लाख और 35,000, तो 12,19,000 जमा 35,000। ठीक है, और ये वेट है। तो हम वापस जाते हैं वहाँ पे, और उसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इसको हम कैसे ज़ीरो करेंगे अगर हमने नेक्स्ट वो नहीं करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये चूँकि हमने इस पे बहुत सारी वर्किंग करनी है तो इसलिए मैं सबमिट नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों को वहाँ तक बताऊँगा कि इसको हम इंशाल्लाह सबमिट करेंगे तो वो आपको कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, तो हमने एज ए एग्जाम्पल जो है इसको लिए हुए हैं कि हम जो थर्ड एग्जाम्पल है इसको हम एग्जाम्पल करें। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड का तो तकरीबन इसमें आ गए हैं, क्योंकि अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो वहाँ से ऑटोमेटिक आपके जो पिछले मंथ का कैरी फॉरवर्ड होगा वो लेके आएगा। फॉर एग्जांपल ये तो किसी और का है, अगर हम वो इससे रिलेटेड उसका पुराना ओपन करें तो वो यहाँ पे हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे। ठीक है, अब हम इसी को ओपन करते हैं और ये हमारे पास आ जाए। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, सेल टैक्स क्रेडिट में आते हैं। ठीक है, अब ये आ गए। अब हम क्या करते हैं, इसको ये जो हमारे पास जितना भी है इसको हम ज़ीरो करेंगे। ज़ीरो हम कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पे यही अमाउंट लिख लें और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा। तो हमारा जो एक्यूमुलेटेड क्रेडिट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब है कि आगे हम फर्दर कोई जो हमारी कैरी फॉरवर्ड है उसको हम नहीं लेके जाना चाहते, तो ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब ज़ीरो हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको एनेक्सर्स को सबमिट करेंगे। ये तो हमने ज़ीरो कर दिए हैं। वो अगर आप इसको सबमिट करेंगे तो वो कहेगा कि नहीं, आप इससे पहले एनेक्सर सी है इसको वो कर दे, सबमिट कर दे, फिर इसके बाद इसको करें। अच्छा, हम पुराने इसके रिटर्न में जाते हैं, इसको तब तक ओपन करते हैं, ये भी हो जाएगा। ये वैसे थोड़ा जो है हैवी है ये जो पेज है, क्योंकि इस पे एक तो वर्किंग बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, ये अपडेट होने में इस पे काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी उन्होंने अपडेट करनी है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। मैं इसको खोल के आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अब एनएक्सआरसी को आपने क्या करना है, सबमिट करना है। आपने सबमिट कर दिया सक्सेसफुली, तो आपने क्या करना है, आप इसको भी सबमिट कर दें। वो आपसे वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, वेरिफिकेशन कोड जो है वो आप
इसमें डाल दें और इसको सबमिट कर दें। ये तो हो गया। अब देखिए ये हमारे पास जो प्रीवियस नवंबर का आ रहा है हमारे पास वो है 9,58,000। तो जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है ये दोनों पार्ट्स इसमें कवर हो गए कि अगर हमने क्या करना है। चलो इसमें ये करते हैं, ये वाला पार्ट हमने कवर किया है क्योंकि हमने उससे क्या किया, ज़ीरो कर दिए हैं और हमने इसको सबमिट कर दिया। इसको हम सबमिट करेंगे तो आगे से जो भी रिटर्न होगी उसमें हमारी कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी क्योंकि हमने इसको यहाँ पे ज़ीरो कर दिया है। ठीक है, अब जब हमने इसको ज़ीरो कर दिए हैं यानी नो क्रेडिटेबल इनपुट्स हम नहीं ले रहे हैं, मतलब कोई क्रेडिटेबल इनपुट्स नहीं ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, फ्यूचर में हम इसको नील रिटर्न जमा करेंगे। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है कि अगर हम इसको कैरी फॉरवर्ड को अपने साथ लेके जाएं तो हम कैसे करेंगे, तो इसको हम उसी तरह ज़ीरो कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हम इसको वो करें, इसी को हम साथ में लेके जाएं। अब मैंने सब इससे पहले क्वेश्चन किया था कि इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप नील रिटर्न करेंगे और कैरी फॉरवर्ड को अपने साथ लेके जाएंगे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जस्ट अगर आपका ये कैरी फॉरवर्ड सबमिट नहीं हो रहा, आपने इसका एनएक्सएससी सबमिट करना है। इसका सबमिट एनएक्सएससी करेंगे तो आप इसको सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। तो ये होगा कि आपका ये जो कैरी फॉरवर्ड है ये टैक्स, ये देखिए मैंने एनएक्सएससी इसको सबमिट किया हुआ है तो ये इंशाल्लाह सबमिट होगा इसमें कोई एरर नहीं देगा। और अगर आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आप एकमुलेटेड टैक्स है वो हम नील करेंगे, ज़ीरो करेंगे। तो ये फ्यूचर में अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट करेंगे या परचेज करेंगे कोई भी, या स्टॉक हो, स्टॉक तो ऑलरेडी आपके पास नहीं होगा क्योंकि आपने इसको ज़ीरो किया हुआ है, तो अगर कोई सेल टैक्स आएगा तो ये इसके अगेंस्ट जो है एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, समझ आ रही है ना मेरी बात। अब हम सपोज करते हैं कि हम इसके अगेंस्ट कोई सेल डालते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास टैक्स आ गया है, ये हमारे पास 22 लाख आ रहा है, तो हम वापस जाते हैं और हम इसमें कोई सेल डालते हैं जिसमें हमारे पास हमारे ऊपर कोई टैक्स लगे। ठीक है, हम इसको अनसबमिट करते हैं, इसको लोड करते हैं कि एज एग्जांपल मैंने इसको लिया हुआ है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको दोबारा वहाँ पे जाते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितना टैक्स आ रहा है, यानी 40 लाख जो है यानी 40 लाख का जो हमने कोई सेल किया हुआ है, तो वो हम क्या करते हैं, इस पे जो टैक्स आ रहा है 6,80,000 उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए हमारे पास नहीं आ रहा है, जो हमारा ई फॉर्म है वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो अब हम क्या करते हैं इसको, ये देखिए अब इसका जो टैक्स है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 6,80,000 40 लैक्स में। अब हम देखते हैं जो हमारे पास 22 लाख टैक्स आ रहा था वो तो हम या तो रिफंड कर सकते थे या उसको हम ज़ीरो जमा करके नील जमा करके हम क्या कर सकते थे, इसको आगे नील रिटर्न भी जमा कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, ठीक है, ये देखिए ये कैलकुलेटर कितना आ रहा है, 22,14,000 का। अब हम जब एनेक्सर एफ में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हम अ, इसमें जो कंजम्पशन हम डालेंगे तो वो क्या करेंगे, हमने 40 लैक्स की टोटल पर सेल की है। ठीक है, और हमारे पास जो सेल टैक्स है वो 12,000 आ रहा है, सॉरी 12 लाख है, 55,000 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो 6,50,000 है, 6,50,000 का हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आउटपुट टैक्स है, सॉरी 6,80,000 है, तो 6,80,000 का हम क्या करेंगे, इंटू 17 डिवाइड बाई 20, यानी 5,78,000 जो है वो हमारे पास सेल टैक्स आएगा। हम इसको एडजस्ट करेंगे 5,78,000 और हम क्या करेंगे, फिर जो 6,80,000 है इसका हम 320 यानी इसका जो 3% ये जो टोटल हमारे पास क्या कहते हैं जो आउटपुट टैक्स है उसका हम लेंगे तो वो 10 यानी 1,02,000 आएगा। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा, ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस और वो आ जाएगा। ये देखें, अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है, जो जिसकी वैल्यू है वो 33 लाख है क्योंकि 73 लाख थी उसमें 40 लाख की हमने कंज्यूम की है, 33 लाख की हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है वो रह गई है। इसके बाद जो ओपनिंग बैलेंस सेल टैक्स हमारे पास 12,55,000 का था,
और 5,70,000 इसमें से हमने कंज्यूम किया तो 6,77,000। इसमें जो हमारे पास वेट था यानी 3% उसमें हमने वो था 2,21,000, इसमें से 1,00,000 हमने कंज्यूम किया और 1,19,000 रह गए। ठीक है, तो ये हमारे पास टैक्स आ रहा है। अब हम वापस जाते हैं और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। उसमें ये है कि इसमें जो हमारे पास कुछ अनएडजस्टेबल है, ये 12 लाख की हमारे पास टैक्स आ रहा है। असल में इसमें इनकम टैक्स भी है, विद होल्डिंग भी है और बहुत सारे रिटर्न्स हैं, तो इस वजह से ये पेज जो है बहुत हैवी हो रहा है और इसमें और भी डेटा आएगा तो काफ़ी टाइम लेगा। तो ये अगर हम देखें तो इसमें जो हमारे पास एडमिसिबल क्रेडिट आ रहा है वो 22 लाख है। वो कहता है कि अगर हम ये जो 8B का इससे एक्सक्लूडेड हो जाता है तो वो क्या कहता है कि एक्सेस अनएडजस्टेड क्रेडिट जो है वो 20 इफ 24 इक्वल टू यस and 25 greater than 17 then 25 minus 17 and then 25 minus 17 में हम चले जाते हैं यानी 6,80,000 जिसका मैंने आपको कहा कि वो उससे लेस हो जाएगा। ठीक है, यानी 25 में से ये 6,80,000 जो है वो माइनस हो जाएगा, जिसका मैंने आप लोगों को एनएक्सआरएफ में कहा। ये तकरीबन उन्होंने एनएक्सआरएफ को ही डिफाइन किए हुए। ये जो है आपका एनएक्सआरएफ जो है वो आपको फुल वो इंफॉर्मेशन दे देता है जो फ्यूचर में आपको मतलब आपको बताता है कि फ्यूचर में आपके पास कितना क्रेडिट रहेगा या कितना स्टॉक रहेगा, जो आपके पास टैक्स है वो रहेगा, ये वो फुल डिटेल आपको बताता है। ठीक है, अगर हम इसमें से 6,80,000 माइनस करेंगे तो ये इतना आ जाएगा हमारे पास। और ये क्या कह रहे हैं कि कैरी फॉरवर्ड क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड ऑन अकाउंट ऑफ वैल्यू वेट एफ, यानी वेट जो एनएक्सआरएफ में हमने वो का देखा था तो जो हमारे पास बैलेंस रह गया था वो 1,09,000 था। ठीक है, तो वो क्या होगा 15 लाख में से ये माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 14,14,000। और ये क्या है अनएडजस्टेबल क्रेडिट अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ रिफंड, यानी 26 में से माइनस होगा 27, इसमें से ये लेस होगा तो ये हमारे पास रिफंड में भी आ सकता है। ठीक है, और ये हम पे करेंगे, ये हमारा पेबल होगा, टोटल पेबल जो 1,20,000 हमने काउंट किया। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह इस पे मैं ये तो खैर वैसे मैंने जो हमारा ये टॉपिक था हमने कवर करना था तो हम थोड़ा आगे चले गए, इसमें हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी लेंथ हो गई है। इस पे इंशाल्लाह मैं जो एनएक्सआरएफ करूँगा तो वो आप लोगों को बताऊँगा। तो जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा है कि हमने कैसे लोड करना है हमारे इंपोर्ट को। तो हम यहाँ पे जाएंगे एनएक्सआर बी में, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा वो ऑटोमेटिकली आपके पास अपलोड आ जाएंगे। अगर नहीं भी आती तो आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे आपके पास। मेरे पास ऑटोमेटिक आ गई है, पता नहीं ये खुद ही वो अपडेट करते हैं या अगर नहीं भी आते तो मैं आपको बार बार कहना कि मेरी आदत है कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कैलकुलेट करता हूँ, आप भी इसी तरह किया करें बार बार। तो ये होगा कि आपका ये जो फॉर्म है वही ऑटोमेटिक अपडेट होगा। ठीक है, तो आपकी ये जो तकरीबन चारों टॉपिक्स है वो इसमें कवर हो गए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो हम कमर्शियल इंपोर्ट की जीडीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद जो कमर्शियल इंपोर्टर की एनएक्सआरएफ है जो हम अभी हमने इस पे बात की है इसको हम कैसे करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम इस पे बनाएंगे और इसमें अगर इससे रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। और कोशिश किया करें, मैंने आपको बार बार ये किया कि मेरा नंबर दिया होता है तो आप उसी में है, उसी में मुझे कांटेक्ट किया करें। अब इसमें कुछ ऐसे फ्रेंड भी हैं जिन्होंने वो कहा कि सर इस तरह का एरर आ रहा है, तो मैं उसे ये कहता हूँ कि आप मेरे साथ शेयर करें स्क्रीनशॉट या इस तरह का जो एरर दे रहे हैं वो मेरे साथ शेयर करें ताकि मुझे पता चले, फिर मैं उस हिसाब से आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आप लोगों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।